अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में और फिर उसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि इनको किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, तो ये होते क्या हैं? दिस टारगेट द टी सेल टू अवॉइड रिजेक्शन। हम जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको डिक्रीज करने के लिए, इम्यूनिटी को कम करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट को यूज़ करते हैं। इसके और भी फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन इसी की बेस पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमारे पास है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टीरॉइड जो से हैं ये हार्मोन्स हैं, स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं और लिपिड के बने होते हैं, लिपिड इन नेचर होते हैं। और इनके जो से हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, क्या सेल के अंदर इनके लिए रिसेप्टर होते हैं। और जब ये जो से हैं स्टीरॉइड हार्मोन या फिर कार्टिकोस्टीरॉइड जो से हैं रिसेप्टर के साथ जब अटैच होते हैं तो ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना देते हैं। और फिर आगे हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स का बताया गया है कि ये क्या करता है। इसके पास एबिलिटी होती है या एफिनिटी होती है टू बाइंड विद डीएनए। ये डीएनए के साथ जाके बाइंड कर देता है और ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करता है जब ये डीएनए के साथ बाइंड करता है। एंड इट हैव एबिलिटी टू रिप्रेस और इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है या डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है, तो फिर ये क्या करेगा कि जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर सकता है। या तो जीन एक्सप्रेशन को कम कर सकता है या फिर जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा सकता है। मतलब कि जो प्रोटीन उससे बन रही है, प्रोटीन प्रोडक्शन कम भी हो सकती है, प्रोटीन प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकती है। इनहिबिटरी और एक्साइटेड इफेक्ट, यही बात के मतलब जीन एक्सप्रेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में ये इनहिबिटरी या फिर एक्साइटेड इफेक्ट इसका हो सकता है। ये ह्यूमन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का हैव एबिलिटी टू चेंज जीन एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट सेल। मैंने अभी बात की कि जो प्रोटीन प्रोडक्शन है, तो जीन एक्सप्रेशन ही होता है प्रोटीन का बनना, तो उसको ये टारगेट सेल के जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करता है। एंड इट हैव एबिलिटी टू किल बी एंड टी सेल। ये डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं होता किलिंग के अंदर। ये जो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, ये क्या करता है, टी सेल के अंदर एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर सकता है। और इस तरह जो सा है मतलब कि डेथ हो सकती है टी सेल की। टी सेल के अंदर ये प्रोसेस इंड्यूस करता है और IL-2 की प्रोडक्शन को भी सुप्रेस कर देता है। तो फिर जो हमारे पास टी सेल की प्रोलिफरेशन है वो नहीं हो पाती। बी सेल के अंदर इसका क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो से होते हैं ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, बी सेल एक्टिवेशन नहीं होने देते। बी सेल की एक्टिवेशन नहीं होती, इनहिबिशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं बनती और फिर मतलब कि उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाती। ये इसका रोल है। इट शट मतलब फिर है कि शट डाउन अडाप्टिव इम्यून सेंसेस। यही बात के बी और टी सेल उनसे अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर आते हैं तो उनकी सेंसेस को ये रोक देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन इफेक्ट नॉर्मल एंडोक्राइन सिस्टम सिग्नलिंग इन द रेस्पिरेंट बॉडी। नॉर्मल सिग्नलिंग जो हो रही होती है हार्मोन्स की, उसको भी डिस्टर्ब करता है। दैट्स वाई दे आर नॉट रिकमेंडेड। इस वजह से हम इनको रिकमेंड नहीं करते इम्यूनोसप्रेसेंट को या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर, क्योंकि ये तो अब बी और टी सेल की एक्टिवेशन को सुप्रेस करेगा, रिप्रेस करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है, उसको भी इफेक्ट कर देता है। डीएनए सेंसेस इनहिबिटर्स हैं, इसके अंदर ये जो वो इनहिबिटर हैं जो डीएनए की सेंसेस को रोकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है प्योरिन इनहिबिटर्स की। मतलब कि जो इनहिबिटर्स हम यूज़ करते हैं उनके अंदर वो क्या करते हैं कि जो प्योरिन बनना होता है, प्योरिन फॉर्मेशन को कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इस वजह से डीएनए की सेंसेस ही नहीं हो पाती। फिर है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है फर्स्ट फेज ऑफ इनहिबिशन। एंड कैल्सिन्यूरिन जो से एक एंजाइम है रिक्वायर्ड फॉर द सेंसिस ऑफ IL-2 एंड IL-2 रिसेप्टर। मतलब कि कैल्सिन्यूरिन जो बेसिकली खुद क्या है, एक एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होती है IL-2 और IL-2 रिसेप्टर की सेंसिस के अंदर। और वैसे क्या होता है कि मतलब कैल्सिन्यूरिन IL-2 और IL-2 रिसेप्टर बनाती है और इन दोनों की बाइंडिंग होती है और सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है। लेकिन जब कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर आके लगते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंथेसिस मतलब कि IL-2 की प्रोडक्शन रुक जाती है और सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो पाती। सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या है, प्रोलिफरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आपने यही कहा था ना कि IL-2 जो है टी सेल के ऊपर जाके लगता है और प्रोलिफरेशन कराता है। जब IL-2 ही नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, प्रोलिफरेशन ही नहीं होगी और टी सेल की जो सेंसेस है वो रुक जाएगी। टी सेल की सेंसेस भी स्टॉप हो जाएगी, प्रोलिफरेशन भी स्टॉप हो जाएगी कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स के अंदर।
इसके बाद हमारे पास आता है mTOR इनहिबिटर्स। mTOR इनहिबिटर्स है मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, और इनके अंदर है दे विल स्टॉप द सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ IL-2 एंड कैन काज द स्टॉप ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ द टी सेल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ टी सेल विल स्टॉप। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है कि IL-2 की सिग्नल ट्रांसडक्शन रुक जाती है। mTOR जो से हैं वो बेसिकली ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सेल ग्रोथ के अंदर इनका अपना फंक्शन होता है, तो सेल ग्रो नहीं हो पाएगा। mTOR इनहिबिटर्स जो से होते हैं वो mTOR की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। और वैसे mTOR क्या करते हैं, ये मास्टर कंट्रोलर होते हैं सेल के अंदर। ये सेल को ग्रो करने में, डिवाइड होने में, सर्वाइव करने में, और एनर्जी और ग्रोथ सिग्नल्स इन सब के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं कि सेल की डिवीजन हो रही है और वो ग्रो कर रहा है, तो इस सब के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। अब इनहिबिटर क्या करेगा, ये mTOR की जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब कि सेल ग्रोथ नहीं होगी, डिवीजन नहीं होगी सेल की। और टी सेल के अंदर ये क्या करता है, टी सेल की एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन को स्टॉप कर देता है। mTOR इनहिबिटर टी सेल जो एक्टिवेट हो रहे होते हैं या फिर जो उनके अंदर प्रोलिफरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, इसको ये रोक देता है। तो mTOR के अंदर ये होता है। फिर हमारे पास सिग्नलिंग इनहिबिटर्स। सिग्नलिंग इनहिबिटर्स के यहाँ पे हमारे पास पहले एग्जांपल दी गई हैं, बेलेटासेप्ट, OKT3 और बेसिलिक्सिमैब। आपने इन सब की जो सी एग्जांपल देख लेनी है और याद करनी है। बेलेटासेप्ट का बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है, B7 और CD28 की बाइंडिंग होती है आपस में, मतलब कि इनहिबिट हो जाती है। वैसे हमारे पास था कि हमने कहा कि जो सिग्नल दूसरा होता है टी सेल के एक्टिवेशन के अंदर, वो B7 और CD28 के मतलब आपस में मिलने से होता है। CD28 टी सेल पे होता है, B7 जो है APC पे होता है। और लेकिन अब इनहिबिटर क्या होता है, जब ये आता है तो इसकी जो सी मतलब कि अटैचमेंट है वो ज़्यादा अफिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू B7CD28, तो ये उनके अटैचमेंट को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सिग्नल जनरेट नहीं हो पाता। उसके बाद OKT3 है, ये क्या है, ये हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये CD3 को ब्लॉक करती है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं कि एक ही टाइप की इम्यूनिटी होती हैं, मतलब एंटीबॉडीज़ होती हैं, सारी सेम टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, और उनका एक सिंगल टारगेट होता है, एक ही टारगेट होता है, वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड दे हैव वन टारगेट। तो ये इस तरह जो सा है सिग्नलिंग इनहिबिटर अपना काम करते हैं, का मतलब सिग्नल ही आगे नहीं जाता। यहाँ पे भी क्या है, मिलते थे ये दोनों B7 CD28, सिग्नल ट्रांसडक्शन होती थी, सिग्नल ही स्टॉप कर दिया, तो फिर ये आगे काम ही नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमारे पास है एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन्स। एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन्स जो है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, इनके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं मिक्सचर के अंदर, और ये मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर जाके काम कर सकती हैं। ऊपर थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, उनका हमने कहा था कि एक टाइप की एंटीबॉडी है, एक ही टारगेट है। पॉलीक्लोनल में है मल्टीपल टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं, उनके मल्टीपल टारगेट्स हैं। एक्सपोजर ओवर टी सेल इन द मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे पास इस इन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए क्या होता है कि हम एक्सपोजर कराते हैं किसी भी एनिमल को, गॉट हो गया, हॉर्स हो गया, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक्सपोजर कराते हैं किसी भी एंटीजन के साथ, और उससे क्या होता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। बी सेल जो होते हैं, डिफरेंट बी सेल एक्टिवेशन होती है, और वो डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ उनके ब्लड के अंदर आ गई, अब हम उन ब्लड से वो एंटीबॉडीज़ को सेपरेट कर लेते हैं, और वो जो सी हैं ये जो एंटीबॉडीज़ हैं फिर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, इनको हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर।